हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बायोलॉजी लर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? होपफुली सब सही होंगे। तो ये हमारी एक और नई वीडियो है जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 के बारे में, क्लास 11 का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है क्या? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है? अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब नाम से ही है, बायोलॉजी से क्लासिफाई करना। क्लासिफाई मतलब होता है कि अलग अलग करना। तो रीअरेंज करना ऑर्गेनिज्म को एक सीरीज में, वो भी कौन से सीरीज में? हेराकियल सीरीज में। उसको हम क्या बोलते हैं? वो किसी भी बेसिस पे हो सकता है, उसकी सिमिलैरिटी को लेके हो सकता है ग्रुप्स बन रहे हों, या डिसिमिलैरिटी को लेके हो सकता है कि ग्रुप बन रहे हो, मगर उनको अरेंज करना एक सीरीज में, उसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब ये हमें चाहिए ही क्यों? ये हमें चाहिए बहुत सारी चीज़ों के लिए, जैसे कि क्लासिफाई करने के लिए ऑर्गेनिज्म को एंशियंट टाइम से ही ये होता आ रहा है कि कैसे इनको अलग अलग करें। तो एक अरिस्टोटले थे, जो कि साइंटिस्ट हैं, अरिस्टोटले। उन्होंने सबसे बेसिक क्लासिफिकेशन अरिस्टोटले ने दिया था। तो क्या यूज किया? सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स को यूज करके क्लासिफाई किया प्लांट्स एज ट्रीज, प्लांट्स को ट्रीज में, शर्ब्स में और हर्ब्स में। और और भी चीज क्लासिफाई की, एनिमल्स को दो ग्रुप्स में बांटा। मतलब क्या बोला? मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स क्या होते हैं? मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स जो हमें बाहर से दिख रहे हैं, उनको हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर। उन्होंने उसके बेसिस पे प्लांट्स को अलग किया कि ये ट्रीज हैं, ये शर्ब्स हैं, ये हर्ब्स। हमें मालूम है कि ट्रीज जो हैं बहुत लंबे होते हैं, शर्ब एंड हर्ब इतने लंबे नहीं होते। तो और एनिमल्स को भी उनको उन्होंने दो ग्रुप्स में बांटा, एनीमिया और अनीमिया। एक एनीमिया जो है रेड ब्लड सेल्स को बोलते हैं, और अनाइमिया जो है वो विदाउट रेड ब्लड सेल्स को बोलते हैं। जो जिसमें हम एनीमिया बोलते हैं कि खून की कमी हो गई, तो विदाउट रेड ब्लड के बेसिस पे उन्होंने बांटा। इसको क्या था, एक प्रॉपर सिस्टम जो है हमेशा से ही कमी रही। तो वो प्रॉपर सिस्टम कैसे आया? फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है क्लासिफाई, कुछ रीजन्स हैं इसकी वजह से उनको क्या हुआ कि जब वन और अगर हमें कोई किसी भी वन एन ऑर्गेनिज्म की हम सही से सफिशिएंट जो है उसकी स्टडी नहीं कर पा रहे थे, तो क्या ही लिखा है? द स्टडी ऑफ वन और टू ऑर्गेनिज्म इज नॉट सफिशिएंट टू नो द एसेंशियल। एक या दो करेक्टर ही सिर्फ सफिशिएंट नहीं है किसी भी ऑर्गेनिज्म को पूरे अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए या ग्रुप्स में करने के लिए। तो उसके लिए उन्होंने और क्या चीज़ है? ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म डू नॉट अकर इन एक लोकेलिटी। अब जरूरी तो नहीं है कि एक ही तरीके के लोकल एक ही लोकेलिटी में सारे हों जब हम उस टाइम देख रहे हों। तीसरा, क्लासिफिकेशन जो है ये क्या हेल्प करता है? अमंगस्ट रिलेशनशिप अलग अलग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बीच में। अब ये किस में हेल्प करता है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी है जानने में मदद करता है कि दो ऑर्गेनिज्म क्या सेम है कि अलग हैं। और दूसरा चीज क्या है? क्लासिफिकेशन और टाइप्स। अब कितने टाइप्स के क्लासिफिकेशन सिस्टम्स है, बहुत सारे तरीके से। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए वैसे वैसे अलग अलग साइंटिस्ट ने आके अपना अपना अलग अलग दिया कि कैसा है। तो सबसे पहले आया था टू किंगडम। टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, जो कि किसने दिया? लीनियस ने। किसने दिया? लीनियस ने। इसको मैं हाईलाइट करती हूँ, इसको किसने दिया? लीनियस ने, जिसको हम फादर ऑफ। अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि हु इज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी सिस्टम? तो कौन है? लीनियस ही है फादर ऑफ टेक्सोनॉमी सिस्टम का, जो जिसने डिवाइड किया लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो किंगडम्स में। अब वो दो किंगडम्स कौन कौन से थे? एक तो प्लांटे था और दूसरा था एनिमीलिया। वो भी कौन से सन में? 1758 के अंदर। अब इसने ये देखो ऐसे चेंज किया, प्लांटे और एनिमीलिया। ये सारे प्लांटे के पार्ट्स थे, ये सारे एनिमीलिया के हैं। अब अब एक एक
पढ़ते हैं कि क्या क्या फीचर्स होते हैं। हम नॉर्मली भी जानते हैं प्लांट्स में क्या क्या फीचर है जो अब जान रहे हैं, लेकिन जब वो डिस्कवर कर रहे थे या जो वो क्लासिफाई कर लेते तो उनके लिए बहुत बहुत मुश्किल था। तो फीचर्स ऑफ किंगडम प्लांटे में क्या क्या फीचर्स होंगे, सेल वॉल प्रेजेंट होएगी, एक हमें ये सब चीजें अब मालूम है। सेंट्रल वैक्यूल नहीं मालूम है तो हमने 9th 10th में हमने ये पढ़ते हुए आ रहे हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंसेस हैं, तो उसी के बेसिस पे यहाँ पे फीचर्स लिखे हुए हैं। सेल वॉल प्रेजेंट होगी, सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होगा बड़ा सा, अब्जॉर्ब इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बाहर से अब्जॉर्ब करेगा, अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, नो लोकोमोशन, प्लांट्स तो मूव करते नहीं है, कुछ सम एल्गी मूव करते हैं वरना कोई और मूव नहीं करता। absence ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन्स ये भी नहीं होता, तो स्लो रिस्पॉन्स होता है। एक्सटर्नल स्टिमुली क्या, जैसे एनिमल्स के अकॉर्डिंग बहुत स्लो स्टिमुली करते हैं। अब फीचर्स क्या है एनिमल किंगडम, एनिमल के क्या है, एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। इनऑर्गेनिक क्रिस्टल्स आर नॉट प्रेजेंट इन देयर सेल्स, लेकिन प्लांट में होता है। वैक्यूल प्लांट में प्रेजेंट होता है, यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगा, यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगा। हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, ग्रोथ जो है सिर्फ लिमिटेड होगी। रिजर्व फूड जो है एज ग्लाइकोजन के फॉर्म में फूड रिजर्व होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन, नर्वस सिस्टम, सेंस ऑर्गन्स जो है ये सब प्रेजेंट होते हैं। लोकोमोशन भी प्रेजेंट होता है। मस्कुलर सिस्टम इज प्रेजेंट, ये क्विक रिस्पांस देता है कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुली। स्टिमुली मतलब क्या होता है कि कोई भी बाहर से इन्वायरमेंटल अफेक्ट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें रिस्पांस करना, उसको स्टिमुली बोलते हैं। तो बहुत एनिमल में बहुत ज़्यादा होता है। ये फीचर्स थे। अब क्या हुआ, चलो दो किंगडम तो आ गया, प्लांटे और उन्होंने लीनियस ने डिवाइड तो कर दिया प्लांटे और उसमें, प्लांटे में और एनिमेलिया कर दिया। अब कुछ कुछ उस टाइम पे कुछ बहुत सारी ऑब्जेक्शंस आई कि ये कैसे हो गया। तो क्या क्या होती, सबसे पहले बहुत सारी डिफिकल्टीज में क्या डिफिकल्ट, फर्स्ट तो डिफिकल्टी ये थी कि कुछ द फर्स्ट, सबसे पहले तो ना ही प्लांट आए थे ना ही एनिमल आए थे। फर्स्ट फॉर्म ऑर्गेनिज्म वर नाइदर प्लांट नॉर ना ही एनिमल्स थे। फंगी जो थे, अब उन्होंने दो में कर दिया, या तो प्लांट है या तो एनिमल्स है। तो फंगी तो जो थे वो शो नहीं कर रहे थे सिमिलैरिटी, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सिमिलैरिटी शो नहीं कर रहे थे, ना ही फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ प्लांट्स के, मतलब क्योंकि फंगी को प्लांट्स में रख दिया तो वो प्लांट्स की करेक्टर शो ही नहीं कर रहे थे किसी भी मैनर में। ये इजी नहीं था कि रिकॉग्नाइज कर सके लोअर ऑर्गेनिज्म को एज प्लांट्स या एनिमल्स के लिए। जैसे यूग्लिना, यूग्लिना जो थी वो मिक्सोट्रॉपिक है, उसको मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिक्सोट्रॉपिक है, लेकिन प्लांटे और एनिमिलिया में तो अलग अलग है, ऐसा कुछ मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता ही नहीं है। तो वो किस में आएगा। स्पॉन्जिस जो थे वो फिक्स्ड ब्रांचेस हैं, इरेगुलर क्रिएचर्स हैं, ये किस में आएंगे। स्लाइम मोल्ड्स थे वो भी ऐसे ही शो कर रहे थे। द डेवलप सेल वॉल इन द रिप्रोडक्टिव फेज, उसमें सेल वॉल जो थी वो रिप्रोडक्टिव फेज में ही सिर्फ डेवलप हो रही थी और किसी में नहीं हो रही थी। लाइकेंस जो थे वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखाते हैं एल्गी एंड फंगस के साथ। तो दे नाइदर रिजेंबल, ये सब जो थे ना ही प्लांट से, लाइकेंस जो है वो ना ही प्लांट से रिजेंबल कर रहा है ना ही एनिमल से रिजेंबल कर रहा है। तो ये सारी और भी सारी प्रॉब्लम्स थी, जैसे ये दोनों प्रॉब्लम्स ही हैं जिसमें ये बताया गया कि ये प्रोकैरियोट्स जो थे उनके पास उनके पास ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं था। ये सिंगल प्रो मतलब पहले आने वाले, तो उनके पास ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं है, सिंगल एनवलप होता था, स्पिंडल एपरेटस नहीं है, ये सब थे। यूकैरियोट्स में क्या होता है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, डबल एनवलप ऑर्गेनाइजेशन होती है, स्पिंडल एपरेटस प्रेजेंट होता है। वायरस जो थे उनके पास तो प्रोटोप्लाज्म ही नहीं होता, प्रो, प्रोटोप्लाज्म नहीं होता एंड माइटोटिक मशीनरी ऑफ देयर ओन। और उनके पास क्या है, मेटाबॉलिक मशीनरी है अपनी खुद की। तो वो एक सिंगल ग्रुप में नहीं रख सकते हम। यूनिसेलुलर एल्गी जो थे जैसे डायाटम्स, यूग्लेनॉइड्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, ये सब जो है वो रिजेंबल कर रहे थे एक दूसरे से।
अब इनको हम प्लांटे में कैसे रख दें। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आई जब उन्होंने बताया कि इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, प्लांटे और एनिमल। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आई कि अब हम किस इन सबको किस में रखें, हैं वायरसेस हो गए, एल्गी हो गए, इनको किस में रखा जाए। उसके बाद फिर कुछ टाइम बाद क्या हुआ, थ्री किंगडम्स क्लासिफिकेशन आया, जो कि किसने दिया, अर्नस्ट हैक्केल ने दिया। किसमें, 1866 में। उसने तीन तीन किंगडम्स में बांट दिया, क्योंकि उसके प्लांट और एनिमली में इतनी दिक्कत हो रही थी, तो उसने उसी को लेके बताया। एक उसने कर दिया प्लांटे, दूसरा कर दिया प्रोटिस्टा, तीसरा कर दिया एनिमिलिया। अब वही चीज है, बस प्रोटिस्टा ऐड कर दिया, क्योंकि इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी तो उसको सॉल्व करना था आगे वाले सिस्टम में। तो नया किंगडम बना प्रोटिस्टा, जिसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो कैपेबिलिटी नहीं थी टिश्यू डिफरेंशिएशन की, उनको रखा गया। जैसे कि एल्गी, फंगी, प्रोटोजोआ, इन सबको रखा गया। उसके बाद प्रोटिस्टा को बाद में फिर प्रोटिस्टा को सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए रख दिया। अब क्या इसमें भी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस आई थी क्या, जैसे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स आर नॉट सेपरेटेड। इसमें प्रोकैरियोट यूकैरियोट्स का कोई भी लेना देना नहीं था, इसमें सेपरेट करके नहीं बताया। इसमें बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म दोनों को ही जो है वो रख दिया था प्रोटिस्टा के अंदर ही, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो। ये प्रॉब्लम्स आई। उसके बाद आया हमारा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। ये आज तक चलता आ रहा है, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि किसने दिया, R H विटिकर ने, इन 1969 में। R H विटकर ने दिया 1969 में। और 1969 से पहले क्या हो रहा था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे सेवरल सेवरल चेंजेस आते गए टाइम टू टाइम, लेकिन 1969 में ये आया R H विटकर, जिन्होंने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। उन्होंने बताया ही क्रिएटेड फंगी, उनके फंगी के लिए अलग किंगडम सेपरेट कर दिया। और क्या बताया कि द मेन क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन, विटकर के अकॉर्डिंग जो था क्लासिफिकेशन का मेन क्राइटेरिया क्या था, पहला चीज उसने सेल स्ट्रक्चर को देख के अलग किया। मोड, उन्होंने जो क्लासिफिकेशन करी वो इन बेसिस को देख के की। पहला सेल स्ट्रक्चर को, न्यूट्रिशन के मोड्स को, थैलस का ऑर्गेनाइज, थैलस क्या होता है, जैसे प्लांट्स का नीचे वाला जो ग्रीन ग्रीन पार्ट होता है ना, ये ये कोई भी फ्लावर है, मैं ऐसी बना दे रही हूँ, ये फ्लावर है, उसके नीचे वाला ये जो ग्रीन वाला पार्ट होता है ना, इसको थैलस बोलते हैं। थैलस का ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अकॉर्डिंग वो रिप्रोडक्शन कैसे करता है, उसके अकॉर्डिंग फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कैसा है, उसके इन सबको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन बनाया। अब इसके कुछ ना कुछ मैरिट, अब ये इतना अभी तक एक्सेप्टेबल है, तो कुछ ना कुछ इसके मैरिट्स हैं और कुछ ना कुछ डीमेरिट्स भी होंगे होंगे। तो मैरिट्स क्या है, सबसे पहला चीज तो यूग्लेना एंड अदर जो भी दूसरे टाइप्स के थे, इंक्लूड बोथ अमंगस्ट, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल, उनको एक किंगडम में रख दिया जिसका नाम था प्रोटिस्टा। ट्रांजिशन टाइप, जिस मतलब यूग्लेना और जो दूसरे ट्रांजिशन टाइप से, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल हो, अब उसको एक अलग किंगडम में रख दिया जिसका नाम था प्रोटिस्टा। फंगी, जिनका अपना खुद का बायोकेमिकल, फिजियोलॉजिकल एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि फंगी के पास होता है, तो वो कभी भी नेवर बीन रिलेटेड टू प्लांट्स के साथ नहीं रिलेट हो सकता है, तो उसको एक अलग से जगह दे दी, जिसका नाम था, उनको एक अलग से सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दे दिया। अब प्रोकैरियोट्स के अंदर उन्होंने एक अलग वो बनाया जिसका नाम था प्रोकैरियोट्स, उसमें मोनेरा मोनेरा को रख दिया। मोनेरा जो थे वो और दूसरे ऑर्गेनिजम्स से अलग थे, किस किस के अकॉर्डिंग, रिप्रोडक्टिव से फिजियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के, ये अलग थे। और चीज क्या है, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पे भी बेस्ड था। तो कि वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा ले रहा है, उनका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स कितना है, स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है, ये बेसिक फैक्टर्स थे जिनकी वजह से अर्लिएस्ट टू किंगडम क्लासिफिकेशन। अब धीरे धीरे इवोल्यूशन के होते होते तो अब क्या करा, ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स में भी चेंज आया। प्लांट एंड एनिमिलिया किंगडम आर मोर होमोजीनियस देन दे वर इन द टू किंगडम ऑफ क्लास, जितना पहले टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में था, उसके बाद ये और ज्यादा रिलेट हमने
अब ये डीमेरिट्स हो गए। हमने 5 कौन कौन से पढ़े? पहला हमने पढ़ा प्रोटिस्टा के लिए, दूसरा हमने पढ़ा फंगी के लिए, तीसरा हमने पढ़ा मोनेरा के लिए, चौथा प्लांटे और पांचवा एनिमिलिया। ये 5 में हो गया। अब इनके भी कुछ डीमेरिट्स हैं, जैसे कि एनिमल प्रोटोजोन्स हैव बीन इंक्लूडेड। एनिमल के प्रोटोजोन्स के अंदर प्रोटिस्टा जो कि यूनिसेलुलर प्लांट भी है, वो अलग अलग डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन शो कर रहे हैं। ईस्ट हैं, ईस्ट आर थ्रो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं जो कि किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग नहीं करते, तब भी उनको प्रोटिस्टा में ही रहना पड़ रहा है। कोलेरा एंड क्लाइमेडोमोनास जो है वो यूनिसेलुलर हैं, इंक्लूड अंडर द किंगडम। उनको कोलेरा एंड क्लाइमेडोमोनास को प्लांटे में रखा गया है, बल्कि उनको प्रोटिस्टा में रखा जाना चाहिए। यूग्लेना लाइक ऑर्गेनिज्म और स्लाइम मोल्ड्स जो है ये फ्लेक्सिबल हैं, तो उनको नीड द क्रिएशन ऑफ इंटरमीडिएट किंगडम ऑफ प्रोटिस्टा, तो उनको प्रोटिस्टा के इंटरमीडिएट के बीच में रखना चाहिए। वायरस तो ना ही लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है, तो उनको एक अलग से सिस्टम देना चाहिए जो कि अभी नहीं मिला है। ये डीमेरिट्स हो गए। अब उसके बाद आया हमारा 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये जो है इसी से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से ये बस वो थोड़ा सा इंट्रोड्यूस्ड है, जो कि किसने दिया था? कार्ल वोल्स ने दिया था। ये एक प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के, 1990 में। इन्होंने बताया 3 डोमेन सिस्टम बताए। कौन कौन से 3 डोमेन? आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। ठीक है, इसका मेनली यूज बेसिक प्रिंसिपल 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पे ही है, लेकिन इन्होंने क्या करा, मोनेरा को 2 पार्ट्स में बांट दिया। मोनेरा को 2 पार्ट्स में बांट दिया, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, और जो दूसरे यूकैरियोट्स थे उनको 3rd किंगडम में बांट दिया। अब आर्किया क्या होता है? आर्किया ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। ये इनके पास मोनोलेयर कोर ऑफ लिपिड होता है सेल मेम्ब्रेन में। ए मोनो मतलब एक ही लेयर है लिपिड्स की उनके सेल मेम्ब्रेन में, जो कि डिस्टिंक्ट न्यूक्लियोटाइड्स इन 16 एस में होता है। इसमें सिंगल किंगडम जिसका नाम है आर्के बैक्टीरिया, ये किंगडम आर्के बैक्टीरिया। ये किंगडम के अंदर अर्ली प्रोकैरियोट जो कि एकदम एक्सट्रीम कंडीशंस में रह सकते हैं, एक्सट्रीम हार्श कंडीशंस में रह सकते हैं, वही है। जैसे कि मिथेनोजेंस, हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स। मेथानोजेंस जो हैं वो गट में पाए जाते हैं काव और उनमें, जिसकी वजह से जो काव का डंक होता है उसमें मिथेनो गैस जो हम बोलते हैं ना, बायोगैस, वो इस वजह से ही निकलती है, मिथेनोजेंस की वजह से, जो कि गट में पाए जाते हैं। दूसरा चीज क्या है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है वो प्रोटिपिकल, ये तो स्टार्टिंग के प्रोकैरियोट्स थे। अब ये जो था टिपिकल प्रोकैरियोट्स जिनके पास मैम्ब्रेन नहीं था, मैम्ब्रेन कवर्ड सेल ऑर्गेनेली नहीं थे, वो सारे किस में आ गए? बैक्टीरिया में रख दिए। इनके पास माइक्रो चैम्बर्स नहीं है सेपरेट करने के लिए अलग अलग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को। इनका सिंगल किंगडम यू बैक्टीरिया कर दिया। अब यू बैक्टीरिया क्या है? दीज किंगडम हैव पेप्टिडोग्लाइकेंस। अब इनकी सेल वॉल जो थी वो पेप्टिडोग्लाइकेंस की है। इनके पास नेकेड डीएनए जो कि कॉइल्ड फॉर्म में है, और ग्लाइकोजन जो फूड रिजर्व, ग्लाइकोजन फूड जो इनके में रिजर्व होता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। इनके पास एक सैप वैक्यूल जो है वो प्रेजेंट नहीं था, इज नॉट प्रेजेंट इन 17 sRNA राइबोसोम। 70 S राइबोसोम्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं यू बैक्टीरिया में। द मेम्ब्रेन ऑफ द किंगडम आर बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म, ये सारे हैं, साइनोबैक्टीरिया, ये सारे सिर्फ किसमें आते हैं? यू बैक्टीरिया के अंदर। अब यूकैरिया क्या है? इसमें यूकैरिया में सारे के सारे यूकैरियोट्स आ जाते हैं। लिविंग फॉर्म्स आर ओरिजिनेट बाय सिम्बायोटिक एसोसिएशन के साथ साथ, जो कि आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं, वो सारे इसमें आ जाते हैं। उन्होंने ये किस में बांटे हुए हैं? प्रोटेस्टा, फंगी, प्लांटे और एनिमिलिया।
इनमें बटा हुआ है यूकेरिया। तो ये था हमारा आज का इतना टॉपिक। इसके आगे का जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और अगर आप मेरे से सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हैं तो मैं उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं मेरे से। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।